डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बैंक और कस्टमर के बीच जनरल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था। बैंक और ग्राहक के बीच सामान्य संबंध which are based on transactions between बैंक एंड कस्टमर, जो कि बैंक और ग्राहक के बीच में जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं उनके आधार पर सामान्य संबंध क्रिएट होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, बैंक और ग्राहक के बीच में विशिष्ट संबंध। बैंक डील्स इन पब्लिक मनी। बैंक जनता के साथ जनता के पैसे में व्यवहार करता है। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक in different account. Some are demand deposits and some are time deposits. बैंक पब्लिक से जमाओं के रूप में धन प्राप्त करता है, पब्लिक को ऋण प्रदान करता है। जमाएं कुछ मांग जमाएं कहलाती हैं और कुछ समय जमाएं कहलाती हैं, टाइम डिपॉजिट कहलाती हैं। जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं जैसे करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट, इनसे मनी विड्रॉ करने के लिए कस्टमर डायरेक्ट बैंक में प्रेजेंट होकर मनी विड्रॉ कर सकता है या चेक के माध्यम से भी मनी विड्रॉ किया जा सकता है। तो बैंक क्योंकि पब्लिक मनी में डील करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को ही लोन के रूप में प्रोवाइड करता है, इसलिए बैंक के अपने कस्टमर के प्रति कुछ लायबिलिटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, और दूसरी तरफ बैंक के कुछ राइट्स भी हैं अपने कस्टमर के प्रति। हम आज बैंक की ड्यूटीज, लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक के अपने कस्टमर के प्रति मेनली दो ऑब्लिगेशंस हैं। फर्स्ट है टू ऑनर द चेक्स ऑफ कस्टमर, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक का भुगतान करना। और सेकंड जो मेन ऑब्लिगेशन है बैंक का, जो मेन दायित्व है, जो मेन ड्यूटी है, टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द अकाउंट, ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखना। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लायबिलिटी बैंक की अपने कस्टमर के प्रति, एंड दैट इज टू ऑनर द चेक्स ऑफ कस्टमर, अपने ग्राहक के द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक्स का पेमेंट करना। इसका जो प्रोविजन है वो एनआई एक्ट 1881 के सेक्शन 31 में किया गया है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 31 में चेक के भुगतान के संबंध में बैंक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है और उसके अनुसार इफ अ चेक ड्यूली प्रेजेंटेड in a bank issued by its customer and a bank has sufficient amount in the account of the customer to honor this particular check, bank is liable to make the payment of the check. If bank fails to pay the amount of the check, bank will be liable for wrongful dishonor and will be liable for the compensation to its customer. अर्थात सेक्शन 31 में लिखा गया है कि यदि
बैंक के ग्राहक के द्वारा लिखा गया कोई चेक बैंक में सही प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और उस चेक का भुगतान करने के लिए ग्राहक के खाते में पर्याप्त धन राशि है तो बैंक को इस चेक का भुगतान करना चाहिए। यदि बैंक ऐसा करने में असफल रहता है तो बैंक गलत तरीके से किए गए अनादरण के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसे अपने ग्राहक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। इट्स ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन और यह बैंक का वैधानिक दायित्व है, कानूनी जिम्मेदारी है ये बैंक की। लेकिन इस चेक का बैंक ने सही प्रकार से गुड फेथ में पेमेंट किया है या करने के लिए वह तभी बाध्य है जबकि दो शर्तें पूरी होती हों। पहली शर्त है there are sufficient funds in the customer's account and meant for payment। पहली शर्त यह है कि ग्राहक के खाते में इस चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि होनी चाहिए और खाते में जो राशि है वो इस चेक का भुगतान करने के लिए प्रयोग करने लायक होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, चेक must be duly presented by the customer। चेक ग्राहक के द्वारा उचित प्रकार से सही मैनर में बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वो उचित प्रकार से प्रस्तुत किए जाने का अभिप्राय क्या है कि चेक ग्राहक के द्वारा भुगतान के लिए उस शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां पर कि बैंक का ग्राहक का अकाउंट है, एट द ब्रांच वेयर कस्टमर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड। चेक बैंकिंग व्यवसाय के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ड्यूरिंग बैंकिंग बिजनेस आवर्स। ड्यूली और डिजायरेबल मैनर में प्रस्तुत होना चाहिए, सही प्रकार से जो बैंक का एक उचित तरीका है जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसी तरीके से चेक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे चेक पेन से लिखा हुआ होना चाहिए, पेंसिल से नहीं। दूसरा, उस पर पेई का नाम यानी किसे आप भुगतान दिलवाना चाहती हैं उसका नाम, डेट, अमाउंट, वर्ड्स और फिगर दोनों में लिखा होना चाहिए और उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चेक पर कस्टमर के प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, उचित हस्ताक्षर होने चाहिए। चेक पर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और न ही व्हाइटनर को यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा चेक कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फटा हुआ ना हो कि चेक में डेट को पढ़ने में या पेई का नाम पढ़ने में या अमाउंट को पढ़ने में बैंकर को दिक्कत हो, इस तरह का फटा हुआ नहीं होना चाहिए। या स्टेल नहीं होना चाहिए। स्टेल मतलब चेक जिस तिथि को जारी किया गया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में चेक पेमेंट के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। यदि हम 3 महीने की अवधि बीत जाने के बाद में बैंक में भुगतान के लिए चेक प्रेजेंट करते हैं तो बैंक इज नॉट लायबल फॉर द पेमेंट of that check and that check will be known as stale check। ऐसा चेक जो जारी होने की तिथि के 3 महीने से भी अधिक पुराना हो गया है उसे स्टेल चेक कहते हैं। चेक जो बैंक में प्रस्तुत किया जा रहा है वो पोस्ट डेटेड भी नहीं होना चाहिए, यानी जिस डेट पर आप चेक प्रेजेंट कर रही हैं पेमेंट के लिए उसके भविष्य की किसी डेट का नहीं होना चाहिए, पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए, उस तारीख तक का ही होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं तो हम ये मानेंगे कि बैंक उचित प्रकार चेक उचित प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। चेक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तारीख बदली जाए
या पेई का नाम बदल दिया गया है, या अमाउंट चेंज कर दिया गया है, या चेक क्रॉसिंग थी, चेक क्रॉस्ड था और क्रॉसिंग को मिटा दिया गया है। तो ये अगर इस तरह के कोई परिवर्तन चेक में किए जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाते हैं, मटेरियल अल्टरेशन कहलाते हैं, और चेक बैंक ऐसे चेक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। सेकंड है सफिशिएंट अमाउंट टू ऑनर द चेक। चेक का पेमेंट करने के लिए ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। वो सफिशिएंट अमाउंट का क्या मतलब है कि एटलीस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द चेक प्रेजेंटेड। जितनी राशि का आपने पेमेंट करने के लिए चेक प्रेजेंट किया है उतनी राशि या उससे अधिक राशि आपके खाते में होनी चाहिए। से आपने 5,000 रुपए का चेक प्रेजेंट किया है तो 5,000 से अधिक धनराशि आपके खाते में होनी चाहिए। 5,000 या 5,000 से अधिक की धनराशि आपके खाते में होनी चाहिए। सेकंड जो सफिशिएंट अमाउंट को डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि यदि ग्राहक को बैंक के द्वारा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रदान की गई है, यदि बैंक ने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की लिमिट सैंक्शन की है तो चेक के पेमेंट के लिए सफिशिएंट अमाउंट उस लिमिट तक माना जाएगा जितनी लिमिट की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है। से 5 लाख के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है तो कस्टमर चाहे उसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है वो किसी भी समय तक 5 लाख रुपए तक के चेक लिख सकता है, और बैंक कस्टमर के अकाउंट में पैसा है या नहीं है, बैंक इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक, क्योंकि जो ओडी की लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक की सैंक्शन की गई है। ये जो ओडी का कॉन्ट्रैक्ट है इट मे बी वर्बल और ओरल, ये लिखित या मौखिक हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। यदि एक से अधिक चेक बैंक में एक साथ पेमेंट के लिए प्रस्तुत किए जाएं, मोर देन 1 चेक्स एक साथ प्रस्तुत हो गए कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट करने के लिए, एक से अधिक चेक बैंक में एक ही समय पर प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो उस स्थिति में बैंक को क्या करना चाहिए कि यदि एक से अधिक चेक एक ही समय में प्रस्तुत किए गए और ग्राहक के खाते में इतनी राशि नहीं है कि सभी चेक्स का पेमेंट कर दिया जाए, तो उस स्थिति में बैंक को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर इज डिस्चार्ज्ड। कस्टमर की अधिकतम लायबिलिटी यानी मैक्सिमम चेक्स का पेमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और उस स्थिति में जो गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाले चेक्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, या प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका पेमेंट किया जाना है, तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण चेक हैं जिनका पेमेंट ना होने पर कस्टमर को, ग्राहक को आर्थिक हानि हो सकती है, उसकी गुडविल पर बुरा असर पड़ सकता है, इस तरह के चेक्स का बैंक को पहले पेमेंट करना चाहिए। लायबिलिटी ऑफ द बैंकर इन द केस ऑफ wrongful dishonor of check। यदि बैंक गलत तरीके से इन दोनों शर्तों, ग्राहक ने इन दोनों शर्तों को पूरा किया है और फिर भी बैंक ग्राहक के चेक का पेमेंट नहीं करता है, तो यह गलत तरीके से किया गया रॉन्गफुल डिसऑनर कहलाएगा, गलत तरीके से किया गया अनादरण माना जाएगा। और बैंक इस अनादरण के कारण, इस डिसऑनर के कारण कस्टमर को जो लॉस हुआ है, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसका कंपेंसेशन देना होगा, उसको कंपेंसेट करना होगा, उसके लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। बैंक कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा अपने ग्राहक को, इसका निर्धारण समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, पर जनरली 2 मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट,
कि स्टेटस ऑफ कस्टमर क्या है, यानी जो ग्राहक है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, वो एक वेतनभोगी कर्मचारी है या एक बिजनेसमैन है। यदि बिजनेसमैन है तो उसकी गुडविल को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके किसी चेक को डिसऑनर किया जाता है तो कंपेंसेशन का अमाउंट अधिक होगा। और दूसरा जो निर्धारण किया जाता है कि कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा, इट्स डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चेक, कि चेक की राशि क्या है। यदि एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी छोटी सी राशि का चेक डिसऑनर हो जाता है तो उससे उसकी गुडविल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचेगा, तो उस स्थिति में कंपेंसेशन की राशि अधिक होगी। लेकिन एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी है, सैलरीड पर्सन है, और उसकी अगर किसी बड़ी राशि का चेक भी डिसऑनर हो जाता है तो इसको ऑब्वियस माना जाता है और उसको बहुत कम क्षतिपूर्ति का भुगतान बैंक को करना होगा। तो आज हमने ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, उसमें फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू ऑनर द चेक ऑफ द कस्टमर के बारे में डिस्कस किया। ग्राहक के द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक के भुगतान के संबंध में बैंक की क्या लायबिलिटी है, इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द अकाउंट, ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखना। धन्यवाद।